ऐसे में इसका असर, जैसा कि अभी डिम्पी आप भी बता रहे थे कि भारतीय बाजारों पर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का सेशन बेहद ही खराब था, दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। अब आज इंडियन मार्केट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? और शुरुआत सबसे पहले एफआईआई से करते हैं। एफआईआई और डीआईएस की डेटा और एफएनओ किस तरह से नजर आ रहा है इस वक्त? अपने क्वेश्चन के आंसर को अपने आप से ही कनेक्ट करके चलता हूं। जैसे मेरे को शीशा को मैंने पूरा सुना तो उन्होंने सारे पॉइंट्स जो बोले, इसमें से मेरे लिए कुछ नया नहीं था। क्या रोजगार के आंकड़े यूएस में पहली बार आ रहे हैं? क्या वहाँ पे फेड चेयरपर्सन ये पहली बार अब बोल रहे हैं कि दरों में कटौती होगी? इससे पिछली बार जब यूएस के अंदर एक राउंड की तेज़ी आई थी तब भी यही बात थी कि सितंबर के एंड में या फिर इस साल में तो कम से कम आधे से पौने 1% की गिरावट आ सकती है। जो भी नंबर्स वहाँ पे आ रहे हैं उसका सीधा सीधा सरोकार इंडियन मार्केट से इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट के पास अपनी एनर्जी लॉस्ट है, अपनी विविधताएं थोड़ी सी कम हुई हैं, अपने पास अपनी पावर कम है, इसलिए हम ग्लोबल मार्केट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा सीवियर हुआ है, इसलिए ये थोड़ा नोटिस भी हो रहा है कि देखिए हम तो टूट गए। एक और पॉइंट, एथिकली देखा जाए तो आप परसेंटेज में सिर्फ 1% टूटे हो। परसेंटेज में, आई रिपीट माई वर्ड, आप परसेंटेज में 1% टूटे हो। अगर आप चेक करना चाहो तो भले आप चेक कर लो, मैं आपको बता ही देता हूं। चलो, निफ्टी का परसेंटेज है जो फॉल है 1.17 है और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट 1.24 अराउंड है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बहुत स्पीड से दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि नियर बाय के सपोर्ट्स थे वो भी तोड़ दिए, इसलिए हमको ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी चिंता ज़्यादा लग रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास अपने ट्रिगर थोड़े लेस हैं, हम ट्रिगर लेस मार्केट्स के अंदर प्ले कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अर्निंग है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि ग्लोबल कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है क्या, आपने कहा नहीं है। मैंने कहा अच्छा चर्निंग के अंदर कोई बड़ी खबर आनी बाकी है, आपने कहा नहीं है। बाजार में पिछले 10 दिन से इन 3-4 चीज़ों का, या फिर मैं बोलूँगा बड़े ट्रिगर्स का अभाव रहा है। सिर्फ और सिर्फ डाटा की चर्निंग हुई है क्योंकि एक्सपायरी आई थी, एक्सपायरी ने आपको नई सीरीज में ट्रांसफ़र किया। नई सीरीज में आप ऑलरेडी हैवी होके आए थे, वो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन खुले थे। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को भी आपको बताया था, इतनी भारी सीरीज के साथ आप चल नहीं पाओगे। या तो अनवाइंडिंग करो, या तो आप फिर कवरिंग करो, या तो तेजी लाओ, शॉर्ट्स को फंसा दो, या तो जो मंदी तेजी वाले फंसे हैं उनको फंसा दो। तो फिलहाल मार्केट ने एक हफ्ते का अपना बैलेंस नेचर को करते हुए वो रिएक्शन दिखा दिया और उसने तेजी वालों को फंसा दिया क्योंकि आपने रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं किए थे। तो ये ग्लोबल मार्केट्स का मैं वेटेज 50% दे रहा हूं, बट अपनी वेटेज को इसलिए 50% कर रहा हूं और मेरे लिए कोई ट्रिगर नहीं है, और कोई ट्रिगर नहीं है। सिर्फ 50% मैंने ग्लोबल मार्केट्स को वेटेज दिया कि वो हमको हम अगर यही चीज़ अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में कर देता कि मान लीजिए 150 पॉइंट या 1.5% या 2% 3% ऊपर यूएस बंद हुआ होते तो आप भी नया ब्रेकआउट कर रहे होते। तो ग्लोबल मार्केट की इसलिए 50% वेटेज है। और दूसरा, हम थोड़े ट्रिगरलेस वाले मार्केट के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये रिएक्शन हो रहा है। और सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये ग्लोबली सभी के साथ हो रहा है। अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि एफआईज ने क्या किया। देखिए, जब इस तरह का मार्केट होता है तो टिपिकली या तो एफआईज अपने आप को रोक देंगे या तो थोड़ा बहुत जो माल ले रखा है उसको हटा देंगे। एक और बात, जब आपको पता है पिछले 5 दिन से एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, मैं आपको भी नोटिस करा रहा था कि देखिए ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है बाजार का। बाजार जो भी चल रहा है टूट रहा है वो हल्के हाथ से, हम तो वर्ड भी ऐसे करते हैं इस्तेमाल ताकि वो आपको रिकॉल वैल्यू लेके आए, आपको याद रहे। अच्छा हाँ, ये सुना सुना सा वर्ड है, 2-4 दिन पहले कालरा जी बता रहे थे कि हल्के हाथ से कुछ हो रहा है मार्केट में काम। तो एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जो काम हो रहा था वो हल्के हाथ से हो रहा था। लेकिन फ्राइडे का सेशन डिसाइसिव सेशन होता है। मैंने कई बार आपको बताया कि मंडे का और फ्राइडे के सेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मंडे को आप अगले सेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो और फ्राइडे को, और मंडे को आप अगले पूरे सेशन में क्या करने जाओगे, इसके बीच का सिंक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंक है। अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें आपको काफ़ी हद तक क्लियर भी लग जाएगा। खैर एनी हाउ, मैं आ जाता हूँ एफआईज के नंबर पे। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। ये होल्डिंग उतनी भी कम नहीं हुई कि ज़्यादा चिंता की बात है, हाँ, बट फिर भी कम हुई है। मैं आपको नोटिस कराता हूँ, 68% से एफआईज घटकर 64% हो गए। आई रिपीट, 64% की लॉन्ग पोजीशंस एफआईज की है। रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी बड़ी है। रिटेल थोड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि जब भी मेजर फॉल आ रहा है तभी अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहा है, और इतनी भी नहीं बड़ी कि 50% के आंकड़े को पार हो जाए। ये 49% हुई है और 43% से।
तो सीधा सीधा इन्होंने 6-7% माल बढ़ाया है, यानी कि एफआईज जो माल छोड़ रहे थे वो रिटेल्स के पास आ रहा था, इसलिए पुल बैक नहीं आया लास्ट सेशन में। क्योंकि यही अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दूं कि रिटेल माल छोड़ रहे हैं और एफआईज माल पकड़ रहे होते हैं तो आपका पुल बैक आता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन पुल बैक तब तक नहीं आएगा जब एफआईज माल छोड़ रहा होगा और रिटेल के पास माल आ रहा होगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या रिटेल को इतना भी कमज़ोर ना माना जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो समझदारी का परिचय इसलिए हाथ से दे रहा है कि जब जब फॉल आ रहा है वो तभी तभी पोजीशंस ले रहा है, और पोजीशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी एफआईज मार्केट के अंदर सबसे बड़े होल्डर्स हैं लॉन्ग पोजीशंस के। अब आ जाते हैं डीआईज के नंबर्स पे। डीआईज के नंबर से मेरे को चिंता बढ़ती है कि डीआईज को क्या है प्रॉब्लम, भाई आप क्यों सिस्टम में अभी आ नहीं रहे। आपके पास 20,000 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी आ रहा है, उसके बाद डीआईज का नंबर्स ना बढ़ना ये चिंता की बात। अगर आप मेरे से पूछेंगे एफआईज, डीआईज और रिटेल के अंदर नंबर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग किसके, तो मैं बोलूँगा डीआईज के हैं। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस एफआईज और रिटेल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसमें एक बैलेंसर एक्ट होता है डीआईज, वो इनएक्टिव हुआ पड़ा है, तो आप एकदम से बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी करते हो और आप 24,200 से 25,200 आ जाते हो, और एकदम से 25,000 से नीचे आते हो 24,800 को टेस्ट करते हो। इसलिए करते हो क्योंकि बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं, वो एब्सेंट है। वो क्या है, वो डीआईज है। तो आप हुर्र करके ऐसे जाते हो, हुर्र करके नीचे आ जाते हो। इस प्रॉब्लम में रिटेल फंस जा रहा है, तो थोड़ा सावधानी रखिए। ये एफआईज डीआईज के नंबर मैंने को एक एग्जांपल के जरिए बताए। अगर आप तराजू के बीच में बैलेंसर रख देंगे तो आराम से बैलेंस होगा, नहीं रखेंगे या तो इधर खिसकेगा या तो इधर बहुत ज़्यादा खिसक जाएगा। तो एफआईज के नंबर चिंता की बात तो नहीं है, बट हाँ नोटिस की बात ज़रूरत है। अगले 2 दिन तक अगर और एफआईज कम हुए, रिटेल बढ़ा और डीआईज ने कुछ नहीं किया, तो फिर समझिएगा कि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, वापस 25,000 आने में समय लगेगा। बिल्कुल। तो तीनों ही पोजीशन को नज़र रखिए, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करके अभी डिम्पी आपको बता भी रहे थे। एफआईएस की पोजीशन थोड़ी कम हुई है, रिटेल ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, लेकिन डीआईएस बीट एंड वॉच मोड में है। तो अगले 2-3 दिन एफआईएस और डीआईएस की चाल पर नज़र रखिए। लेकिन डिम्पी हमने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते थोड़ा दबाव तो रहा। अब इस फॉल में जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं निफ्टी में, वो क्या करें? हम ये बात हमेशा से कहते रहे थे, कोई भी डिप आए तब आप खरीदारी कीजिए। हम ना ये बात, अब डिप आ तो रहे हैं तो फिर क्या खरीदारी करनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटो आप, डिप चाहिए खरीदारी करनी है। डिप आ गया, क्या खरीदारी करनी है? यस, थोड़ी बहुत आप पोजीशन ज़रूर प्लस करो। देखो आज 24,800 एक अहम एरिया है। अब आप बोलेंगे ग्लोबल मार्केट्स का पता नहीं यहाँ से और टूट जाएं, तो सच बात है। क्या आपको ये बात पता है कि ग्लोबल मार्केट्स कल चल जाएंगे? ये बात अगर आपको जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात का पता है कि टूट सकता है, उतना कॉन्फिडेंस ये भी रखिए कि कल चल भी सकता है। अगर आपके पास पक्की जानकारी तो एक अलग बात है, फिर तो आप अपना एनालिसिस अपने तरीके से करें। नहीं तो मैं इसको एक ओपन एंडेड थीम मान के चलता हूँ। अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आई तो आपके बाजार में भी 100% रिकवरी आएगी। वो टिके ना टिके वो एक अलग बात है, लेकिन आएगी ज़रूर। तो क्या उस रिकवरी को एंटिसिपेट करते हुए हमको थोड़ी बहुत पोजीशंस लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। आपके जब प्राइस का कंफर्ट है, आप ये देखो, आप 25,000 पे साइडवेज मार्केट था, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कितने पॉइंट रोज के आते थे? 100 पॉइंट का हाई और लो बनता था, 30 पॉइंट भी रोज के कमाने में भारी पड़ जाते थे। लेकिन आज थोड़ा मार्केट का कंफर्ट आया क्योंकि डिप आ गया है। ये डिप उतना एग्रेसिव भी नहीं है, बट फिर भी एग्रेसिव है। तो आप एक काम करो, 24,800 पे कम से कम आउट ऑफ 10 2 लॉट की पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, आउट ऑफ 10 2 लॉट की पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। नहीं तो अपने वित्तीय सलाहकार से आइडिया ले लेना चाहिए कि हमको 18 स्वदेश पे बता रहे हैं कि इस लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये लेवल वापस से रीगेन हो जाता है या आज के डैमेज को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है तो एक नया बेस वापस बन जाएगा। हो सकता है पुल बैक में आपको 200-300 पॉइंट मिल जाए। तो आपके लिए एक तो ये पॉइंट हो गया। पुराने वाले लोग हैं उनके स्टॉप लॉसेस कटे होंगे क्योंकि 25,000 पे हमने लगवाए थे, तो सभी लोग पैसा बना के ही निकले हैं उस 25,000 में, क्योंकि कोई 24,200 का था, कोई 24,400 का था, कोई 600 का था, कोई 700 का था। अगर सभी ने 25,000 लगा के भी रखा है तब भी अपने अपने हिसाब से उनको पैसे बने हैं। अब आ जाते हैं जो नए वाले, जैसे मैंने आपको बताया 24,800 पे 10 में से 2 लॉट की पोजीशंस बनाना बनता है। स्टॉप लॉस क्या रखें सर? फिर यही प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको 24,500 का। बोले तो बहुत डीप है, 300 पॉइंट नीचे का डीप स्टॉप लॉस है, वो रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपका इंडिया विक्स बढ़ चुका है। अब इंडिया विक्स 15 के पार हो चुका है और एक दिन के अंदर 7% बढ़ा। और ग्लोबल मार्केट से अभी एज सच मेरे को भी नहीं पता कि वहां से कब रिवर्सल आएगा और कितने दिनों में आएगा और कितना तेज आएगा।
ये मेरे को भी आइडिया नहीं है, और शायद किसी को हो तो हमको जरा भेज भी दे वो। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब आप 2 लॉट ले रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस को डीप रखें। वो स्टॉप लॉस डीप रखने के 2 फायदे होंगे, कि आपसे जल्दी जल्दी माल प्लस नहीं करोगे, नहीं तो आप जल्दी जल्दी एवरेज कर लेते हो, फिर फंस जाते हैं हम सब, ठीक है। दूसरा, डीप स्टॉप लॉस रखने का बेनिफिट ये है कि वहां तक हमको था पता लग जाएगी कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम कितनी है। इसलिए 300 पॉइंट का आपको मैं स्टॉप लॉस डलवा रहा हूं, 24,800 के आसपास अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड। 60 पॉइंट का है, ये ओपनिंग दिख रही है, मेरे को लगता है 60-65 पॉइंट ही खुलेगा, उसके बाद ज़रा डीप आना नहीं चाहिए। और आपको मैं एक 24,500 का एक स्टॉप दे रहा हूँ नियर बाय का, सिर्फ 2 लॉट का। मैंने 8 लॉट अभी भी आपके छुड़वाए हुए हैं, मैंने प्लस नहीं करवाए। आई रिपीट माई सेल्फ, इसलिए कोट एंड कोट करके बोल रहा हूँ, मैं 10 में से सिर्फ 2 लॉट की पैरोकारी में हूँ, 8 लॉट की पैरोकारी में नहीं हूँ, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब ये पुल बैक जब आए तो आपको 25,200 तक के टारगेट रखना। आई रिपीट माई सेल्फ, आपका स्टॉप लॉस बनता है 24,500 का। 24,800 के जितना करीब खरीदेंगे उतना अच्छा है, टारगेट बनेगा 25,200 का। इस केस में आप रेशो 1:1 रखते हो, लेकिन आपके हिस्से में कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। नए और पुराने दोनों के लिए बता दिया, शॉर्ट करना नहीं है। बोले सर आपने हमारे फ्राइडे को शॉर्ट को रुकवा दिया। हाँ, मैंने आपके हो सकता है 300 पॉइंट छुड़वा दिए हों शॉर्ट के, लेकिन मैंने आपके 1000 पॉइंट दिलवाए हुए हैं। मैंने इससे पहले भी आपको 90 दिन से शॉर्ट बंद करवाया हुआ है। आप सोचो, हम 18,000 से चल के हम 25,000 तक पहुंचे हुए। चलो 18 भी छोड़ दो आप, हम 20,000 से पहुंचे हुए हैं, हम 22,000 से पहुंचे हुए हैं, हम 24,000 से पहुंचे हुए, 25,000 पहुंचे हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखो, आपने जिस जिस लेवल पे बड़े शॉर्ट पोजीशंस रखी, आप फंसते गए हो। अपॉर्चुनिटी की बात अलग है, प्रोफेशनल लोगों की बात अलग है, लेकिन अगर आपको सिर्फ लेके छोड़ना होता है, उस केस के अंदर थोड़ा शॉर्ट करने से भी बचे। तो शॉर्ट करने से अभी बचे, शॉर्ट करने की सलाह इन स्तरों पर नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है। हाँ, थोड़ा थोड़ा निचले स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 24,500 का स्टॉप लॉस यहाँ पर निफ्टी में बनाने की राय आपके लिए। तो ये थी निफ्टी पे मौजूदा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए सलाह। अब बैंक निफ्टी में डिम्पी क्या रणनीति होनी चाहिए? पहले तो लॉन्ग वालों के बारे में बताइए। चलिए, मैं बैंक निफ्टी की बात बोलता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रॉब्लम हमने आपको पहले भी गिनवाई थी कि बैंक निफ्टी अपने 50 दिन की एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है। पूरे एवरेजेस के कॉन्सेप्ट में एक इकलौती, एक अकेला एवरेज पार नहीं हो रही थी, वो थी 50 दिन की बैंक निफ्टी की एवरेज, जो कि 51,500 समथिंग पे बनी हुई थी। वो उससे पार नहीं हुई तो नहीं ही हुई। उस एवरेज ने ऐसा नुकसान पहुंचाया, फिर ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ साथ में जुड़ गया कि बाजार को 51,500 नहीं 50,500 पे आके रोक दिया। 1000 पॉइंट टूटा है वहां से, जिस जगह पे हम खड़े थे ब्रेकआउट के लिए, और उसमें से 900 पॉइंट एक दिन के अंदर आए। आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, 1.74% का कट भी लगा हुआ है। कहने का सिर्फ तात्पर्य सारा ये है कि बाजार को अगर आप नहीं चलाओगे, नहीं संभालोगे, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5 दिन देखेगा, उसके बाद फाइनली वो भी सोचेगा आपको चलना तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो आपको ब्रेक करना नहीं है, तो चलिए मैं आपको सपोर्ट पे ले चलता हूँ। और ये बात मैं नहीं, आप चेक कर देख लो, 51,500 को आप तोड़ते तोड़ते आपने 4 बार अटेम्प्ट ली, लेकिन आपसे टूटी नहीं। तो जब आप 4 बार अटेम्प्ट फेल करोगे तो आपको पीछे तो भेजा ही जाएगा ना। अब जाके पीछे बैठिए, फिर वापस आके आइएगा प्रैक्टिस करके। तो कुछ कुछ वैसा ही समझिए ये बैंक निफ्टी के साथ हुआ। बैंक निफ्टी को भी पीछे भेजा गया है, बैंक निफ्टी वापस अपनी मेहनत करके आगे आएगा और 51,500 को ब्रेक करने की अटेम्प्ट लेगा। लेकिन अब जर्नी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा नीचे है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए, बड़े शेयर लाने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्टिंग हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कवरिंग आ सकती है। दूसरा प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बताता हूं, डेट इज कॉल्ड पीसीआर, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो से 0.60 पे जा चुका है। 0.50 पे कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है, तो आप आंख बंद करके भी उस चीज़ को धीरे धीरे करके पोजीशन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर आ गया 0.60 पे, इसलिए मैं शॉर्ट करने के तो बिल्कुल हक में नहीं हूं। हाँ, लॉन्ग करते समय जैसे मैंने आपको कहा, मैं 10 लॉट में से 2 की अनुमति इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डैमेज या गेन वो कितना होने जा रहा है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी के साथ 2 लॉट का एक्सपेरिमेंट 100% करूंगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि निफ्टी में करोगे कि बैंक निफ्टी में करोगे, तो मैं बैंक निफ्टी में करूंगा। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि बैंक निफ्टी ने सारी एवरेज तोड़ दी, 5, 10, 20, 50, सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बची हुई है और एक 100 दिन की एवरेज बची हुई है, और बैंक निफ्टी ने सारी एवरेज को धो रखा है।
एवरेजेस को वापस पाने के लिए मेहनत और मुशक्कत होती है, क्योंकि वहीं पे ऑप्शंस चेंज के अंदर शॉर्टिंग खड़ी हो जाती है। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब है कि थोड़ा अभी आप 2-2 लॉट का एक्सपेरिमेंट जरूर करें, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी है। पुराने वाले लोगों के सभी के 51,000 के स्टॉप लॉसेस कटे हैं, क्योंकि सब के सब प्रॉफिट बना के निकले होंगे। वापस कोशिश करना 50-500 के इर्द गिर्द खरीदना, 50,200 50,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना। वापस से आपका टारगेट 51,000 51,200 का, आई रिपीट 51,000 51,200 का टारगेट है। 50-500 के जितना खरीदोगे उतना अच्छा है, पास में 2 लॉट के हिसाब से। और 50-200 का और 50,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखना। विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है इसलिए डीप स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है और इसका एक्सपेरिमेंट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स कृपा करके सावधान रहें, दूर रहें। जब आपको लगे कि बाजार का बेस बन गया है तभी कॉल्स वाले उतरें, नहीं तो कॉल्स वालों को उतरने का अधिकार नहीं। और पुट्स वालों को ज़्यादा भी कमाना नहीं, ऑलरेडी 2 राउंड के शेकिंग मार्केट कर चुका है।